गदर 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 गदर। हेलो फ्रेंड्स, हर तरफ मच गया है गदर। जैसा कि आप जानते हैं कि 11 अगस्त को रिलीज हो गई थी मूवी और मैं कहीं बिजनेस ट्रिप में बाहर था। फिर मैंने 12 अगस्त को ये मूवी देखी और आज मैं करने जा रहा हूँ इसका रिव्यू। और बिलीव मी, जिन लोगों के साथ गदर देखने का प्लान था, मतलब मेरी फैमिली वालों के साथ, वो रुके रहे। और उसके बाद मेरे को कई लोगों का फ़ोन आया कि भाई गदर देखनी है, आप मेरे साथ चलो, भाई गदर देखनी है, आप मेरे साथ चलो। इस तरीके का क्रेज़ है जो कि सिर्फ सनी देओल जी का ही हो सकता है। ऐसे पागलपन, ऐसी मैडनेस, ऐसा जुनून मैंने फैंस में देखा। और ये कई अरसे बाद मैंने देखा और मैंने कहा भी था, मैंने प्रेडिक्ट किया था कि ये उसको भी क्रॉस कर जाएगा। जब भी गदर 2 के बारे में मुझे पता चला था, मैं ये समझ गया था कि बाहुबली 2 का तो रिकॉर्ड धराशायी होने वाला है। इसके बाद भी कई अच्छी मूवीज आ गई थी, RRR, और भी कई मूवीज आ गई थी साउथ की और हिंदी की और तेलुगु की। आजकल तो सारे प्लेटफॉर्म में सारी मूवीज अच्छा बिजनेस कर रही है। लेकिन जब गदर का अनाउंसमेंट हुआ, भाई लोग ट्रक में भर के जा रहे थिएटर, लोग नाच रहे हैं। जहाँ एक्स्ट्रा सीटिंग नहीं है वहाँ एक्स्ट्रा सीटिंग लगने फिर शुरू हो गए, बेंच लगने शुरू हो गए। क्योंकि ये हुजूम, ये क्रेज कई दिनों बाद लोगों में देखने को मिला है। क्योंकि स्क्रिप्ट ही ऐसा है। आप जब भी देखो इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा या गदर मूवी होगी, वहीं पे आपको ये भीड़ दिख सकता है। सो ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि गदर इतना भीड़ गार्नर करेगा, आई वॉज वेरी श्योर। लेकिन उसको भी इसने क्रॉस कर दिया। मतलब जो मैं सोच रहा था कि बॉक्स ऑफिस में दिखेगा, लेकिन इसमें जो दीवानगी दिखी लोगों के बीच में ना, तो दोस्तों आज इस वीडियो में इस मूवी गदर 2 का मैं पूरा कंप्लीट रिव्यू करूंगा और आपको बताऊंगा कि जितने थिएटर्स में पंप लगाया गया वो उखड़ा कि नहीं उखड़ा। जहां तोप, गोले, बारूद, मतलब सनी देओल का नाम आते तोड़ देगा, फोड़ देगा, सबको पीछे तोड़ देगा, झंडा गाड़ देगा हमारे देश का। तो 15 अगस्त के लिए इससे अच्छी मूवी नहीं हो सकती थी। तो क्या आपने पिक्चर देखी? और नहीं देखी तो मैं आपको करेक्ट रिव्यू देता हूँ। लेकिन दोस्तों रिव्यू मैं करेक्ट दूंगा, रिव्यू मेरा जेन्युइन होगा, वो बायस्ड नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों जो पिक्चर बनती है वो एक डायरेक्टर और प्रोड्यूसर और सबके विजन और एक्टर को एक कोलैबोरेशन के साथ बनती है। तो डेफिनेटली अगर जैसे कहते हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि जस्टिस इज सुप्रीम बट इनफेलेबल, तो कहने का मतलब ये है कि बड़े बड़े मूवीज भी जो बनती है उन्हें मिस्टेक होता है। तो दोस्तों आज मैं रिव्यू करूंगा और एकदम फेयर रिव्यू करूंगा कि मूवी में वो सारे एलिमेंट्स हैं या नहीं है। 1 के बेसिस पे 2 कैसा है। तो आइए शुरू करते हैं रिव्यू फटाक से। फ्रेंड्स, जैसा कि गदर 2 का एक हुजूम होता है, हम लोग दौड़ते भागते जाते हैं अपने थिएटर्स में। तो नियरेस्ट थिएटर में मैं जाता हूँ और वहाँ का जो सबसे पहले इस रिव्यू में ये बताऊँ कि वहाँ का जो माहौल रहता है, एक भी जगह खाली नहीं थी। आई मीन मल्टीप्लेक्स में जब जगह खाली नहीं थी, तो जहाँ सिंगल स्क्रीन थिएटर्स होंगे और जहाँ तो बेंचेस लग रहे हैं, लोग ट्रैक्टर में जा रहे हैं, वहाँ का तो जो हाल हो गया होगा। तो दोस्तों मूवी स्टार्ट होती है गदर 2 की। उसमें दिखाया जाता है कि जो अशरफ अली थे, जो कि उनको जो मूवी 1 में, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में रिव्यू बताया था, इस वीडियो के अंदर मैं वो दोनों शेयर कर दूंगा, आप देख लेना। तो गदर 1 मूवी में हमने देखा था कि कैसे अशरफ अली, लास्ट में होता क्या है कि अमीषा पटेल को गोली मार देते हैं अशरफ अली। और उसके बाद फिर जो है सनी देओल फिर उनको बहुत पिटाई करते हैं और एक धमाधौर दोनों में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था, जिसके कारण लास्ट में फिर अमीषा ठीक हो जाती है और उनके पिताजी को याद आता है कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है, इंडिया पाकिस्तान से भी बड़ा धर्म है इंसानियत का, जो कि उनको फॉलो करना चाहिए था। लेकिन उन्होंने नहीं किया और उन पर गोली चला दी। इसके अंदर मूवी एंड हो जाती है। उसके आगे की कहानी शुरू होती है गदर 2 में। तो ये जब करके तारा सिंह अपने लाइफ में आ जाता है यहाँ, तो उसके बाद अशरफ अली को पाकिस्तान में फांसी की सजा दे दी जाती है। और ये जो हामिद इकबाल है, जो मेजर है, जो मनीष वाधवा जो रोल प्ले कर रहे हैं, जिसपे पूरा दारोमदार है पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस का, जो कि दिखाया जा रहा है इस मूवी में। इकबाल पाकिस्तान में हर जगह रिस्पॉन्सिबल होता है इनके लिए हेट स्पीच फैलाने के लिए, अशरफ अली के लिए कि इन्होंने देखो ऐसा किया, हमारी सिक्योरिटी सर्विसेज ब्रीच कर दी, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में भेज दिया और इसको सजा होना चाहिए, जिसके कारण अशरफ अली को फांसी हो जाती है, मतलब अमरीश पुरी जी के कैरेक्टर को। अब अमरीश पुरी जी तो है नहीं अलाइव, तो एक उन्होंने नकली ऐसा फेस दिखा दिया जिसपे वैसे ऐसे उनको पहना रहे हैं और उनको फांसी हो जाती है।
3 दिन मैंने इसलिए वेट किया है रिव्यू देने का, क्योंकि देखो दोस्तों इसमें हम कोई सीन्स भी नहीं दिखाएंगे पिक्चर के, क्योंकि हर क्रिएटर का एक अपना कंटेंट है। मूवी आप जाके थिएटर में ही देखिए, वो यहाँ पे लीक हम नहीं करेंगे, हम सिर्फ रिव्यू ही देंगे, क्योंकि वो एक क्रिएटर का राइट है, तो उसको हम लोग ब्रीच नहीं करेंगे। जैसे मेरा वीडियो कोई चुरा ले और उसे अपना लगा दे तो मुझे पसंद है, तो वैसे हम लोग यहाँ कोई कम नहीं करेंगे। आई विल टेल यू द फुल मूवी। उसके बाद कहानी आगे बढ़ती है तारा सिंह की। तारा सिंह अब एक बहुत बड़े ट्रक के मतलब फ्लीट के मालिक हो चुके हैं, उनके पास बहुत सारी ट्रक है। और 1971 की कहानी फिर दिखाई जाती है कि तारा सिंह अपना ट्रक चला रहा है, और वैसे ही जो दरमियान सिंह था, उसका जो हेल्पर था मूवी 1 में, गदर 1 में, वो मर जाता है। और उसका एक भतीजा था जो कि जब तारा सिंह उसी तरीके से ट्रक से उतरता है जैसे 1 में उतरा था, तो वो याद करता है कि बिल्कुल तुम उसी के जैसे हो। उसके बाद कहानी आगे बढ़ती, इधर फ्लैशबैक में कहानी चलती है। जो हामिद इकबाल का कैरेक्टर तारा सिंह का 1971 से शुरू होता है, वो अपनी लाइफ में कैसे कैसे चल रहा है, और उधर हामिद इकबाल की कहानी चलती है। हामिद इकबाल एक बहुत ही कट्टर टाइप का व्यक्ति दिखाया गया मूवी में, जो कि मारकाट बचाता है ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ इंडिया। और चूंकि अशरफ अली ने भी इतना अच्छा मतलब काम किया था लास्ट में कि तारा सिंह को वापस इंडिया भेज देता है और फिर कोई फसाद क्रिएट नहीं करता है, तो उसके अंदर एक नफरत हो जाती है। और उस नफरत का कारण ये भी होता है हामिद इकबाल के कि उसके पूरे भाई बहन को पार्टीशन में मार दिया जाता है, जैसा कि इस मूवी में वो बताता है हामिद इकबाल। और जिससे दुखी होकर वो एकदम बुचर जैसा बन जाता है, एक तरफ भगवत गीता रख देता है और एक तरफ कुरान शरीफ रख देता है, बोलता है इसमें से चुनो। तो डेफिनेटली जो हिंदू था वो गीता के सामने अपना सर रख दे कि भाई मेरा धर्म मत, मेरे धर्म के लिए कुछ मत बोलो, भले मेरा गर्दन काट दो। ऐसा हर व्यक्ति अपने करेगा, वैसे वो व्यक्ति करता, लेकिन हामिद इकबाल जो धर्म के नाम पे काट देता है। वो वही जो पार्टीशन का होता है कि उस समय तो वक्त खराब होता है जब आदमी के ऊपर भूत सवार हो जाता है, वो कुछ भी कर देता है, उसको इंसानियत समझ में नहीं आती, वो धर्म के नाम पे लड़ लेगा किसी भी नाम पे। तो एक इस टाइप का वो आदमी रहता है जो कि एक बुचर बन जाता है। सो यही बुचर किलिंग करते 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 वो वहाँ बहुत फेमस हो जाता है, उसका ऊंचा वाला मिल जाता है, फिर मूवी आगे जाती है। सो अब जब मूवी स्टार्ट होती है, एक रिव्यू और मैं देना चाहूँगा कि अनिल शर्मा जी का जो डायरेक्शन है उसे मैंने 50 मरतबे देखा। अनिल शर्मा प्रोडक्शन, अनिल शर्मा प्रोडक्शन। हम सबको पता है ये पिक्चर अनिल शर्मा जी ने बनाया है और उसको 50 दफे लिखने की जरूरत नहीं है। आप बना रहे हो मूवी बनाओ, उसे 50 दफा लिखने की जरूरत नहीं है। बाकी जी के पास इसके सारे राइट्स है, प्रोड्यूसर जी ने किया है और भी अनिल शर्मा प्रोडक्शन ने भी इसे प्रोड्यूस किया है, और बाकी इसका संगीत मिथुन ने दिया, इसके म्यूजिक डायरेक्टर हैं। तो फिर ये कहानी आगे बढ़ती, फिर अमीषा पटेल का इन्वॉल्वमेंट होता है। अमीषा पटेल वैसे ही अपने एलिगेंस के साथ अपने रोल में, अब देखिए जब मैंने ट्रेलर रिव्यू दिया था तो मुझे लगा था कि अमीषा पटेल उतना मुझे इन्वॉल्व नहीं दिखी थी कि उन्हें वर्कशॉप लेना चाहिए एक्टिंग का, लेकिन दोस्तों जब आप पिक्चर देखोगे ना तो उल्टा होगा, बल्कि अमीषा पटेल अपने कैरेक्टर में ज्यादा दिख रही है। कि इस बार बहुत सारे कैरेक्टर्स बदल दिए गए हैं, जैसे गदर 1 में हर रोल के लिए अलग अलग एक्टर्स थे और बड़े बड़े एक्टर्स थे। भले हिचकी का सीन है तो हिचकी वाले तो हैं, चूंकि लाइफ से तो है, लेकिन इस बार कैरेक्टर्स कम हैं। पहले वाले पिक्चर में कैरेक्टर्स अलग थे। तो कहानी आगे बढ़ती है, उसकी ऐसी लाइफ होती है। अब एंट्री होती है गौरव चोपड़ा की, जो इसमें आर्मी के एक मेजर का रोल प्ले कर रहे हैं। गौरव चोपड़ा जिसमें आर्मी के एक मेजर का रोल प्ले कर रहे हैं, उनकी एंट्री होती है और वो वही सीन होता है कि जंग के आसार है, तारा सिंह जी आप हमें हेल्प कर दीजिएगा। तो अब कहानी ये है कि हमें पहले बताया गया था, लोगों ने पूरा हल्ला कर दिया था पूरे मीडिया में कि ये आर्मी में होता है। सनी देओल जी का बेटा जो तारा सिंह के बेटे का रोल प्ले कर रहा है वो चला जाता है, उसको छोटा जाता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। होता क्या है कि आर्मी के जो मेजर हैं वो तारा सिंह से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे बॉर्डर पे बहुत सारा टेंशन चल रहा है, आपके ट्रक के साथ हम हेल्प आउट कर देंगे, हमें वहाँ तक चीज़ें पहुँचानी है। एक चेक पोस्ट तक एक उनका होगा बंकर जहाँ तक ये सामान पहुँचाना होता है। तो ही डेफिनेटली वो एक देशभक्त आदमी किसी भी कंडीशन में बिल्कुल हाँ करेगा, और सनी देओल तो बिल्कुल ही हाँ कर देगा, तो वो हाँ कर देते हैं। इसके बाद हम घर जाते हैं हाँ करके। तो अब एंट्री होती है उत्कर्ष शर्मा की। उत्कर्ष शर्मा बिलीव मी बहुत ही इनोसेंट लग रहे हैं, बहुत ही डिसेंट लग रहे हैं, और इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उनका अगर उन्होंने सही मूवीज की तो उनका बहुत अच्छा करियर होने वाला है। देखो हमारे पास अभी इंडस्ट्री में ना
दो तीन ही चेहरे जो मासूम है, मासूम कोई नहीं दिखते, वही वही सबके पास वही हेयर स्टाइलिंग है, सबके पास वही है, बड़े डायरेक्टर्स है, बड़ा सेट है, एक्टिंग के नाम पे डब्बा है, लेकिन बड़ा सब कुछ है। लेकिन उत्कर्ष शर्मा ना बहुत ही मासूम लग रहे हैं। तो जब भी यंग कैरेक्टर्स की कास्टिंग होनी चाहिए ना, तो उसमें मासूमियत होनी चाहिए, वो पूरी मासूमियत उनमें दिख रही है। हम होता है ऊर्जा काले काबा, मूवी जब आगे बढ़ती है, जब अमीषा पटेल और तारा सिंह में जिसका रीमेक किया गया है, और वो सॉन्ग होता है, उसके बाद फिर अपने बेटे के लिए पूछेगी वो कहाँ है, तो उसका जो ट्रक वाला जो रहता है, जो लड़का जो उसकी सारी चीज़ों का केयर टेकर था, वो उसे बताता है कि वे तो एक्टिंग का भूत सवार है। तो तारा सिंह के बेटा पे एक्टिंग का भूत सवार रहता है, जो कि उत्कर्ष शर्मा प्ले कर रहे हैं रोल जीते का। तो जीते के ऊपर हमेशा एक्टिंग का भूत है, और वो एक प्ले में चला गया, और वो प्ले को डायरेक्ट कौन कर रहा है, वो जो हिचकी वाला बाबा था गदर 1 में। फिर वो आता है, उसको उसके पिताजी तारा सिंह डांटते हैं कि पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं देता है, और अपनी वाइफ को कहते हैं अमीषा पटेल को इसको खाना मत खिलाना, और फिर वो चला जाता है डांट के। फिर अमीषा पटेल माँ तो माँ होती है, वो तो खाना खिला देती है और बहुत प्यार दबाता है जीते अपनी माँ का। तो बोलती है तेरे को एक्टर बनना है क्या, मुंबई जाना है तो पहले तो पढ़ाई कर ले, फिर मैं पापा से बात करूँगी। इतने में अगले दिन फिर तारा सिंह आते हैं, वही आर्मी वाला कंसाइनमेंट का कुछ काम करके, और फिर घर में खाना खाते रहते। फिर बोलते हैं कि अरे तुमने उसे खाना दिया क्या, तो वो तो एक्चुअली बेटे को तो वो खिला ही देती हैं। तो फिर वो फोटो निकालते, उसमें धर्मपा जी की फोटो, मतलब वो एक ऐसा बच्चा रहता है जीते जो कि फिल्म की दुनिया में जाना चाहता था, और उसी को डांटता था। जब तक ये डांटते रहते तो उनकी वो बाहर से फटाखा लगा देते एक झापड़ जीते को, तभी उसकी वो आ जाती हैं तारा सिंह की जो चाची थी, जो गदर 1 से थी, तो वो उसको डांटती कि तुम क्यों बच्चे को डांट रहे हो, जबकि तुम तो खुद ही गाना गाते थे कि दिल जलता है तो जलने दो। तो कुल मिला के कि मतलब बच्चे को क्यों डांटे, उसका जो उम्र है वो वही करेगा। फिर वो अपने पापा से बोलता है कि मुझे बाइक लेने दो, तो किसी के भी बाप तो जल्दी मानेंगे नहीं, मेरे भी पापा नहीं माने थे, किसी के पापा नहीं मानते, तो बोलते मत ले बाइक, मत मांग, कुछ और मांग दे। तो फिर वो दुखी होकर चल जाता है कि मैं घर तो आऊँगा ही नहीं, आप मेरी कुछ सुनते नहीं हो, तो वो चला जाता है। उसके बाद फिर उसके पापा उसको मनाने के लिए एक बुलेट ला के देते हैं, तो एक अच्छी सी बाइक ला के देते हैं, और फिर वो वाला गाना होता है मैं निकला गड्डी लेके, और ये गाना बहुत फाड़ू है, आग लगा देता है, हॉल में लोग नाचने लगते हैं, पागल हो जाते हैं, झूम उठते हैं। तो इस गाने का तो तुम भूल ही जाओ, हर शादी में, हर एंगेजमेंट में, हर जगह ये बजने वाला है, हर इवेंट में। अभी इसमें कितने डांस वीडियोस बनने वाले हैं, मेरे को लगता है मैं भी बना दूँ। तो ये गाना जो है ना वो थिएटर में आग लगा देता है। और आपने कई वीडियोस देखे होंगे जिसमें जा जाके सनी देओल लोगों को रिक्वेस्ट करे कि भाई अपने सीट पे रहो, और जाके मिल रहे अपने फैंस, जिसने करोड़ों का बिजनेस कर दिया इस बिजनेस से। तो इस गाने ने आग लगा दिया पूरे थिएटर में। अभी सच में नहीं आग लगा दिया, आग लगा दिया मतलब कि कमाल का इसका रिस्पॉन्स है। तो ये बहुत ताबड़तोड़ गाना होता है, एंड उत्कर्ष शर्मा एंड तारा सिंह एंड एवरीबडी फ्रॉम गदर 2, तो ये बहुत इन्वॉल्व दिख रहे हैं इस गाने में। और उसके घर का सीन होता है जहाँ पे जीते का बर्थडे मनाया जा रहा है, और उसके पापा उसको बाइक गिफ्ट करते हैं, मैं निकला गड्डी लेकर का एक नया वर्जन होता है, और एक ताबड़तोड़ सॉन्ग हमें मिलता है इंडस्ट्री में। अब क्या कहानी आगे बढ़ती है, गाना हो जाता है, उसके बाद फिर सीधे कहानी सीधे पॉइंट पे आती है, और पॉइंट पे आने के बाद अब सीधे पॉइंट पे आने का बोले तो वो वापस वो मतलब तारा सिंह हेल्प आउट करने चले जाते हैं, वो जो आर्मी के मेजर रहते हैं गौरव चोपड़ा जो रोल प्ले कर रहे हैं उनके पास। तो वो एक फाइटिंग सीन होता है जहाँ पे रात को वो ट्रक में सारा सामान भर के जाते हैं, और वहाँ पे बॉर्डर पे कश्मकश चलता है। वहीं पे वो सीन आता है जो आपने ट्रेलर में देखा था कि दुश्मन ना पूछो तारा सिंह कौन है, मतलब दुश्मन को पूछ लो तारा सिंह कौन है। तो ऐसा इनका वाइब रहता है, मतलब ही इज ऑलवेज लव्ड। और बिलीव मी सनी देओल उसमें बहुत इन्वॉल्व लग रहे हैं। मैंने ये मतलब मेरे रिव्यू के हिसाब से इसमें साइड कैरेक्टर्स कम थे, मतलब साइड कैरेक्टर्स और हो सकते थे, लेकिन सनी देओल मतलब सिर्फ सनी ही देओल पे मतलब अनिल शर्मा जी ने सीधे डाल दिया। लेकिन थैंक गॉड कि सनी देओल है, तो उन्होंने पूरा स्क्रीन प्रेजेंस का पूरा फायदा उठाया है, और पूरे रोल में मंझे हुए नजर आ रहे हैं, मतलब कैमरे पे कहीं पे ऐसा ड्रॉप आउट होता हुआ नहीं नजर आ रहा, उन्होंने पूरा कवर किया। फिर अब हामिद इकबाल जो है वो हमेशा से चिढ़ता था तारा सिंह को, उससे वो कभी मिला नहीं था, लेकिन चूंकि अशरफ अली का दामाद था, उसने उसे इंडिया जाने दे दिया था, तो ही हैड ऑलवेज नेगेटिव फीलिंग अबाउट तारा सिंह कि इसको तो मैं कभी ना कभी देखूंगा, इसको तो छोड़ूंगा नहीं। वो मतलब बहुत कोशिश करता है, लेकिन चूंकि अब एक दूसरी कंट्री का था तारा सिंह और इंडिया आ जाता है, तो वो कुछ कर नहीं पाता।
अब क्या होता है, जब वो हेल्प आउट करने वाला रहता है तारा सिंह, तो हामिद इकबाल देखता है अपने बाइनोकुलर्स में कि तारा सिंह, अरे ये तो वही है, तारा सिंह है। तो उसके बाद उसको बहुत गुस्सा आता है और एक चाल चलता है, अपनी आर्मी को पीछे आने बोलता है। तो जैसे पाक आर्मी पीछे आती है तो तारा सिंह लोग और रिटेलिएट करते हुए, डेफिनेटली एक फाइटिंग सीन है जिसमें तारा सिंह को भी इन्वॉल्व होना पड़ता है। तो वो रिटेलिएशन करने जब आगे जाते हैं तो उसके बाद पाक आर्मी पीछे आती है, मतलब आने देता है कि आओ इसको पकड़ लेंगे और बंदी बना लेंगे और फिर इसको देखेंगे, जान से मार देंगे, जो भी करेंगे। तो ऐसा होता है। उसके बाद सीन खत्म हो जाता है मूवी में। उसके बाद क्या होता है, उसका ये होता है कि अगले दिन अमीषा पटेल और जीते पहुंचते हैं कि भाई मैं, अमीषा पटेल बोलती है कि मेरे हस्बैंड कहाँ है, और जीते बोलता है कि मेरे पापा कहाँ है। और अमीषा पटेल बहुत एक ट्रॉमा उनके चेहरे पे दिखता है। बहुत अच्छी एक्टिंग की अमीषा पटेल ने, जो कि मैं सोच रहा था कि ट्रेलर में उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखा था, जो गाने में मेरे को वैसा वाइब नहीं लगा था, लेकिन इसमें उसने कमाल की एक्टिंग की है। उसके बाद फिर मूवी आगे बढ़ती, तो आगे जब वो पता करती तो तारा सिंह का कोई अता पता नहीं मिलता है। तो कहानी में यहाँ पे ट्विस्ट आता है, तारा सिंह का जब कोई अता पता नहीं मिलता है तो यहाँ से उठती है अमीषा पटेल और रोते रोते भागती है और हर जगह जाती है। फॉरेन मिनिस्टर के पास जाती है, चूँकि अमीषा पटेल अशरफ अली की बेटी थी तो उनके पास हमेशा से ही वो सारी चीज़ें थी। वो हमेशा से एजुकेटेड थी, उनको हमेशा पकड़ थी लोगों से कैसे बात करना है, क्या करना है, कैसे करना है। तो ये चीज़ें होती हैं और वो एक बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है, बहुत सैड हो जाती है और रोने लगती है। ये देख के जीते भी बहुत परेशान होता है, वो मम्मी के पीछे दौड़ के भागता है अपने, और उनको इतना सैड हो जाती है अमीषा पटेल इस मूवी में कि उसको चक्कर आ जाता है। तो जो सकीना का कैरेक्टर, जब उसको चक्कर आ जाता है तो फिर उसकी चाची दादी, मतलब पूरा परिवार मिलकर उसको कंसोल करता है कि डोंट वरी, तारा सिंह को ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा, इधर मीडिया में आने लगता है कि कई लोग और 2-3 ट्रक ड्राइवर भी गिरफ्त में आ गए पाकिस्तान के। तो एक टेंशन हो जाता है कि अब तारा सिंह वापस इंडिया कैसे आएगा। सब फंस जाते हैं कि ये तो मामला फंस गया, अब कैसे करेंगे। इसके बाद कमिंग बैक टू स्टोरी में ये होता है कि जब तारा सिंह का कोई अता पता नहीं रहता है, जब कोई खोज खबर नहीं होती, तो फिर अब जीते परेशान होता है। जीते अपने घर में पूरे फोटोज देखता है। अब नेचुरली अमीषा पटेल ने और डायरेक्टर ने एक अच्छा सेटअप लगाया है। कई जगह अनिल शर्मा जी की तारीफ भी है, तारीफ तो है ही, डेफिनेटली इतने अच्छे डायरेक्टर हैं। मैं बस सर अगर आप लोग मूवी देख रहे हैं तो मैं जो पॉइंटेड जगह जहाँ पे मिस्टेक हुआ बस वही हिट करूँगा, क्योंकि डेफिनेटली कोई भी चीज़ बनता है, बुर्ज खलीफा बनाओगे तो कहीं ना कहीं मिस्टेक तो हो गई, लेकिन ये बहुत अच्छी मूवी बनी है। चूँकि मैं अपना रिव्यू दे रहा हूँ तो मैं अपना विजन दूंगा और मैं कह रहा हूँ कि आप सब मूवी देखो। तो अब अमीषा पटेल का जो कैरेक्टर है उस हिसाब से डायरेक्टर ने बहुत अच्छा तारा सिंह का घर दिखाया है, जो कि मैं कह रहा था पहले मूवी के पहले मैंने ट्रेलर देख के कहा था कि इतना 1971 में कैसा घर होता था, डायरेक्टर ने कैसा देखा, लेकिन डायरेक्टर ने वो घर ऐसा इसलिए देखे कि सकीना वाज फ्रॉम अ वेल एजुकेटेड एंड वेल ब्रॉट अप फैमिली। जो गदर 1 में हमने देखा था, वो हमेशा से अमीर परिवार की और एजुकेटेड लड़की थी, तो उसके घर में वो टेस्ट दिखता है। मतलब तारा सिंह के घर में आपको मुस्लिम टेस्ट ज़्यादा दिखेगा, तो वो एक बहुत अच्छा टच दिया है डायरेक्टर ने। अच्छा, दूसरी चीज़ मुझे इस पिक्चर में थोड़ा सा वहाँ पे मैं रिव्यू देना चाहूँगा। जो तारा सिंह और उसके बेटे का इन्वॉल्वमेंट है, तो वो बहुत ज़्यादा अपने पापा को बोल रहा है कि पापा मुझे बाइक दिला दो, और ये जैसे भी बोल रहा है। तो अब मेरा बस इतना डायरेक्टर से कहना है कि 1971 के पिताजी लोग ना एक झापड़ नहीं मारते थे तारा सिंह के जैसे, 10 झापड़ मार देते तो उनके सामने बोलती नहीं निकलती थी। तो शायद वहाँ वर्कआउट हो सकता था। जैसे कि उस समय का आप रोमांस देखेंगे, एक पेड़ के आगे है, एक पेड़ के पीछे है, तो ऐसा रोमांस होता था। तो उस टाइम को देखते हुए मतलब वो 2023 का ज़्यादा लगा, मतलब 1970 का कम और 2023 का ज़्यादा लगा। एक बाप बेटे का जैसे बात कर रहे हैं, तो उस टाइम के फादर्स लोग, मतलब मेरे पापा जो थे वो शायद दादा से कभी इतना बक नहीं कर सकते थे कि मेरे को बाइक दिला दो, ये दिला दो, वो दिला दो, जो मिला ले लो, नहीं तो भैया फिर पड़ जाएगी। तो वहाँ पे थोड़ा सा मतलब बहुत ही बातचीत करने वाले बच्चे लगे, काफ़ी स्मार्ट, काफ़ी फ्रैंक लगे। तो वो फ्रैंकनेस 1971 में नहीं था, जहाँ पे मेकर को थोड़ा सा ध्यान देना था कि इतना फ्रैंकनेस नहीं रहे, थोड़ा सा टिमिड नेचर होता उसका। लेकिन उत्कर्ष शर्मा बहुत इनोसेंट लग रहा है, कमाल का लग रहा है, बिली भी बहुत सुंदर लग रहा है, मतलब एक बुराई नहीं है। मतलब इस पिक्चर में उसने कुछ गलत एक्टिंग नहीं की है, जबकि एक न्यू कमर के लिए बहुत मुश्किल होता है, जबकि इतने सारे लेजेंडरी एक्टर्स उसके बास्केट में हों। तो अब कहानी आगे बढ़ती है और फिर वही
तारा सिंह खो जाता है। तो उसके बाद अब उत्कर्ष शर्मा डिसाइड्स कि हाँ अब वो पाकिस्तान जाएगा, और वो बिना बताए मम्मी को अपनी चिट्ठी डाल के घर में भाग जाता है पाकिस्तान। अब पाकिस्तान जाने के लिए वो एक मुस्लिम गेटअप लेता है, एक फेक पासपोर्ट बनाता है। फेक पासपोर्ट बना के तो जैसा हम ट्रेलर में देखते हैं ना कि वो ऐसे एंटर कर रहा है और यहाँ से तिरंगे के पास से एंटर कर रहा है और उधर पाकिस्तानी फ्लैग है, तो वहाँ जाता है। तो पहले ज़माने में तो ऐसा नहीं था कि एकदम बढ़िया आलीशान टाइप का, वहाँ पे वो बस से जाता है, कोई प्लेन से तो जाता है नहीं, तो एक बस से जाता है और इंटरोगेशन होते रहता है वहाँ पे। उसका पासपोर्ट सभी यात्रियों का चेक होता है कि भाई कहाँ से था, और उनको पता है कि वहाँ से आ रहे हैं, इंडिया से आ रहे हैं, लेकिन क्यों आ रहे हो और किस लिए गए थे। तो वो बहुत बुद्धिमान रहता है जीते, वो देखता है कि हाँ मेरे से पहले जो जा रहे थे वो इंडिया की तारीफ कर रहे थे तो उनको मार पिटाई पड़ रही थी। तो जब जीते की बारी आती है तो पूछते हैं कि वहाँ क्या करने गए थे, तो बहुत स्मार्टली आंसर देता है कि वहाँ गए थे, हमारे किसी रिश्तेदार की शादी थी और फिर किसी का तबीयत खराब हो गया तो वहाँ गए थे। तो दुश्मन हमारे बारे में क्या सोचता है, तो सर आप डांटोगे नहीं तो मैं बताऊं, दुश्मन तो हमारे साथ ये सोचता है कि जिस दिन घुसेंगे घुस के मारेंगे। मतलब उसने एक देशभक्त वाला आंसर देता है, पाकिस्तान में खड़े होकर, लेकिन बुद्धि यूज करके। तो ठीक है, फिर वो अपना इंटर होता है, लेकिन एक उसमें से कोई ISI एजेंट वहाँ पे रहता है जो खड़ा था, जिससे शक हो जाता है कि ये पाकिस्तानी नहीं लग रहा है, ये मुझे शक हो रहा है कि आदमी गड़बड़ है, ये जासूस है। तो फिर वहाँ से भाग जाता है। जीते को भी ये रियलाइज हो जाता है कि हाँ somebody saw me, क्योंकि वो जैसे ही उस सिक्योरिटी चेक को क्रॉस करता है वो आराम से थोड़ा रिलैक्स करता है। तो ये रिलैक्स वही कर सकता है जो कि फर्स्ट टाइम किसी कंट्री में जा रहा हो, अपने ही देश में आके कोई ऐसा रिलैक्स क्यों करेगा। तो वो उस ISI एजेंट को एक मौका मिल जाता है कि हाँ ये कौन है भाई, ये इसको पकड़ो। तो फिर भाग जाता है उत्कर्ष वहाँ से भागता है। तो भाग के जाता है कि इसके पास जो फर्स्ट पार्ट में उसका दोस्त है गुल्लू फिर से आ गया मुझे परेशान करने। तो उस गुल्लू के पास चला जाता है, तारा सिंह के दोस्त के पास, और उसमें इस बार जाता है और उससे पता पूछता है। और गुल्लू चूंकि जानता था कि तारा सिंह का बेटा है, तो अपनी पत्नी डॉली बिंद्रा को कहीं और, अपने 11 बच्चों को कहीं और भेज देता है कि भाई तुम जाओ, ये तो हमेशा तुम बवाल खड़ा कर देती हो। तो इसके बाद फिर ये जाता है जीते, उनसे पूरा इन्फॉर्मेशन लेता है क्या करें कैसे करें। तो बोलता है कि हाँ यहाँ कोट लखपत जेल पे यहाँ कुछ ऐसे कैदी हैं जो वहाँ से लाए गए हैं। सो वो डिसाइड करता है कि वो एक वहाँ इवेंट होने वाला था जिसमें कैदी को खाना खिलाते हैं। तो वो एक उसी रेस्टोरेंट में काम मांगने जाता है जहाँ से खाना बन के जेल में जाता था। तो फिर वहाँ वो जाता है और एक बार फिर से अनिल शर्मा डायरेक्टर ने इस पिक्चर को वहीं फिल्माया जहाँ गदर 1 को फिल्माया था। ये फिर से सेटअप लखनऊ का है, उसी लखनऊ के होटल ताज का है, उसी लखनऊ के एक एरिया का है जहाँ पे वो घर आजा परदेसी में जब वो लास्ट में बिछड़ने वाला सीन होता है, तो उसी लोकेशन पे फिल्मा दिया है इन्होंने। खैर, तो जीते जाता है, उसके बाद फिर वहाँ पे उसको अपने नौकरी के लिए अप्लाई करता है। फिर वो दूर से बैठा देखते रहता है, वही ISI एजेंट वहाँ आता है उस ओनर के पास जिसका रेस्टोरेंट था, और उसको दे देता है कि भाई ये ISI एजेंट का ये फ़ोटो, ये अगर कहीं दिखे तो आप इसको पकड़ लेना और इसकी फ़ोटो हर जगह लगा दो क्योंकि हमारे देश को इससे खतरा है। तो अब नज़र रहता है जीते का कि हाँ ये फ़ोटो लग ना जाए उसके नोटिस बोर्ड में, तो वो उस पर आई रखता है, अपने चेक रखता है। और तभी एंट्री होती है सिमरत कौर की, मतलब इसकी लव इंटरेस्ट की, जो मुस्कान प्ले कर रही है, कैरेक्टर का जो नाम है। तो सिमरत कौर बहुत अच्छा उनका रोल है, ऐसा कोई बहुत खास वाव नहीं लग रही है लेकिन अच्छी लग रही है। मतलब ऐसा नहीं था कि यही एक ऑप्शन थी, बहुत सारी ऑप्शन थी, मतलब इज लुकिंग गुड। तो सिमरत कौर की एंट्री होती है और वो मतलब राजेश खन्ना साहब की बहुत बड़ी फैन निकलती है। तो अब क्या करता है कि ये तो फिल्मी था ही जीते, तो वो उनके सामने राजेश खन्ना की टोपी लगा के जाता है कि मुझे जॉब दे दो। फिर दोनों में लव इंटरेस्ट होता है। जीते मुस्कान से अपना लव इंटरेस्ट बनाने के लिए उससे बातचीत करने लग जाता है, और उसका इंटरेस्ट तो सिर्फ ये था कि उसकी जो फोटो है वो नोटिस बोर्ड में ना लगे कि ये जासूस है हमारे से, क्योंकि वो पकड़ा जाता फिर अपने पिता तारा सिंह को कैसे बचा के ला पाता। तो वही होता है, इस कश्मकश में वो एक अच्छा शेफ बन जाता है। सिमरत नाम उससे अब वो कैरेक्टर प्यार करने लगती है। तो फाइनली वो अपना वो फोटो बचा के उसमें डाल देता है चूल्हे में, और उसका फोटो नहीं लग पाता है। लेकिन सिमरत इससे प्यार जब करने लग जाती है तो एक दिन ये सच बता देता है कि देखो ऐसा है, मैं अपने पापा को लेने आया हूँ और मेरा कोई इंटेंशन नहीं तुम्हारे देश में जासूसी करने का। सो शी सेज कि क्या सच में ऐसी बात है, तुम पक्का ना कोई जासूस नहीं? तो बोलती नहीं। लेकिन इस बीच में फिर धीरे धीरे वो लोग ISI वाले इसको और खोजने लगते, वो बच के रहता है। और एक दिन फाइनली मौका आ जाता है जब ये जेल में जाता है।
इसमें शत्रुघ्न सिन्हा जी के बेटे भी हैं जो सिमरत कौर के भाई का रोल प्ले कर रहे हैं। तो अब कहानी आगे बढ़ती है, वो जेल में जाता है और सबको खाना खिलाता है। वहाँ उसको हामिद इकबाल दिख जाता है। हामिद इकबाल दिख जाता है तो उसका गुस्सा आने लगता है, लेकिन इसको ही केप्ट क्वाइट और अपने आप को काम रखता, अपना काम करता है। पहले अपने पिताजी को खोजने का प्रयास करता है। तो उस दिन कोई कैदी नहीं निकलता है और एक कैदी का जिक्र होता है कि वो एक ट्रक ड्राइवर है जो वहाँ में मिला था, वो अंदर बंद है। ठीक है, तो अब क्या करता है, जेल का रूल था और वो नहीं खिला पाता है तो वो बाहर आ जाता है और सभी जितने कैदी थे उनको खाना पीना खिला के बाहर आ जाता है। फिर जो इन लोग ने मैप डिसाइड किया था अपने गुल्लू चाचा के साथ, उसको देखता है और उसको देखने के बाद फिर वो डिसाइड करता है कि अंदर जाएगा। तो एक पाकिस्तानी पुलिस वाले को मतलब उसकी कपड़ा पहनता है और उसका एक गेटअप लेके वो अंदर जाता है, तोड़ फोड़ करता है, मार धाड़ थोड़ा सा करके दिमाग लगा के वो कैसे कैसे करके जेल के अंदर घुस जाता है। जब जेल के अंदर घुसता है तो जो जिसको ये सोचा था कि ये तारा सिंह का मतलब तारा सिंह इस जेल में होगा, जिस जगह पे तारा सिंह को रखा गया होगा, जिस सेल में, वहाँ तारा सिंह नहीं निकलता है, दूसरा बंदा निकल जाता है जो कि उस समय तारा सिंह के साथ ही होता है। नहीं सेट कि नहीं, तारा सिंह तो यहाँ नहीं है, तारा सिंह तो इधर आया ही नहीं, तो उसको तो पकड़ ही नहीं पाते, वो कहीं बह गया था पानी में। अब ये फंस जाता है और तभी वो ISI एजेंट और वो सारे पाक आर्मी वाले आ जाते हैं, उसको गिरफ्तार कर लेते हैं। और उधर इन द मीन टाइम एक दिन पहुंच जाता है तारा सिंह। तो अब इतना गुस्सा आता है तारा सिंह कि तुमने क्यों उसे पाकिस्तान भेज दिया। मतलब तारा सिंह एक्चुअली किसी पानी में गिर गया था खाई से, तो वो नहीं आ पाता कि वो कोमा में चला गया था इतने दिन तक। और इस बीच वो अपने खत दिखाती है अमीषा पटेल कि मैं नहीं बोला था पाकिस्तान जाने, ये खुद ही चला गया था और मुझे बीच में खत भेज रहा था कि आपके बहुत करीब पर आप तो हैं। तो अब तारा सिंह बहुत परेशान हो जाता है कि अब तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो फिर फाइनली सकीना बहुत रिक्वेस्ट करती है कि आप कुछ भी करके मेरे बेटे को लेकर आइए, और बहुत परेशान हो जाते हैं सर कि अब ये एक बहुत खतरनाक सिचुएशन हो जाता है कि तारा सिंह भी बच गया और उसका बच्चा वहाँ फंस जाता है। तो अब तारा सिंह एक प्लान बनाता है और कैसे कैसे करके वो पाकिस्तान बड़ी मुश्किल से पहुँचता है। तो जब वहाँ पहुँचता है तो वो कोशिशें करता है। इन द मीन टाइम उधर का पोजीशन ये दिखाता है कि जीते को बहुत मारते हैं, बहुत टॉर्चर करते हैं वहाँ, और हामिद इकबाल आ जाता है। जैसे ही हामिद इकबाल आता है तो उसको अलग अलग सवाल पूछ के उकसाने लगता है कि तुम वही तारा सिंह के बेटे हो ना, और उसे मतलब बहुत ज़्यादा उसको टॉर्चर करते हैं, मुंह तोड़ देते हैं, पूरा खून कर देते हैं। इसके बाद क्या होता है कि जो सीन आपने ट्रेलर में देखा था कि जब वो बोलता है कि अगर मेरा बाप आ गया ना तो तेरे इतने चीथड़े करेगा, तेरा पूरा पाकिस्तान तो उस चीथड़े को नहीं उठा पाएगा। तो ये वाला डायलॉग वहाँ पे वो बोलता है और इसमें फिर हॉल में तो सीटी पे सीटी, तालियों पे ताली, और कमाल का हो जाता है। उसके बाद फिर वो उसको मारता और बेहोश हो जाता है और एक कैदी बना के किसी जेल में डाल देता है। अब जेल में डालने के बाद अब आ जाता है सनी देओल, कश्मकश के बाद पहुँच जाता है फाइनली पाकिस्तान, और वहाँ पे क्रश इंडिया मूवमेंट जो हमने ट्रेलर में देखा था वो दिखता है। और जैसे ही ये पाकिस्तान के ज़मीन में से पैर रखता है तो फिर उसके अंदर का शेर और जागने लगता है। तो क्रश इंडिया मूवमेंट्स हो जाता है। वो वापस अपने दोस्त गुल्लू के पास जाता है। बहुत अच्छा सीन है डायलॉग इंदिरा जिसे कहती है कि हिंदुस्तान का पैसा अच्छा है क्योंकि वहाँ का पैसा यहाँ डबल हो जाता है, तो ये हिंदुस्तानी का पैसा बहुत रहता है। तो खैर आगे करता है और आगे जाते जाते फिर एक सीन आता है जहाँ पे हामिद इकबाल लटका देता है उसको, उत्कर्ष शर्मा को, एकदम जंजीरों में। एक मतलब उसको पब्लिकली एक सीन आता है जैसे गदर 1 में हुआ था, जहाँ पे उसको अपना कन्वर्जन के लिए बुलाया जाता है सनी देओल को, तारा सिंह को, कि तुम इस्लाम कबूल करो और जो है तब तुम सकीना के साथ यही पाकिस्तान में। वैसे ही एक सेटअप वापस से लगता है पाकिस्तान में, जहाँ हामिद इकबाल पब्लिकली गला काटने वाला था जीते का, उत्कर्ष शर्मा का। पूरी बेड़ियों में जकड़ा रहता है, वो उतरता है और उसको जलील करते रहता है। तभी उधर से और ये इल्ज़ाम लगा देता है कि वो सिमरत कौर जो रोल प्ले करी मुस्कान का, ये ज़बरदस्ती इसके साथ इसको फंसा लेना चाहता था, और ये लोग तारा सिंह और उसके बच्चे फंसा के हमारे यहाँ के लोगों को वहाँ ले जाते हैं। तो इतने में बोलता है, एक आवाज़ आती है, बाप से मिलना चाहोगे? और फिर सीन आता है सनी देओल का। इसके बाद तो सबके फट जाती है, हॉल में सीटी ताली सब बजने लगता है, और जो अपोजिशन वाले ना उनकी तो हालत टाइट हो जाती है। तो ये जब सीन होता है
तो बहुत मज़ा आता है। और फिर सनी देओल पहुंचता है और फिर तो खूब पिटाई होती है, वो उसको छोड़ने को तैयार नहीं था। फिर वो हामिद इकबाल के बच्चे को पकड़ लेता है, उसका छोटा बेटा था, मतलब इस तरीके से पब्लिकली मारना चाह रहे थे वो उसको फुल फैमिली के साथ पाकिस्तान में। तो उसको पकड़ लेता, बोलता मेरे बेटे को छोड़ तब। तो खैर सनी देओल कुछ नहीं करता, हामिद इकबाल के बेटे को रख के चला जाता है, अपने बेटे के साथ भागते रहता है। जब आर्मी वाले उसको दौड़ाते रहते हैं, इसी कश्मकश से वो अपने एक ट्रेन से भिड़ जाते हैं वो लोग। एक ऐसा सीन होता है जब एक्सीडेंट होता है, वो अलग हो जाता है जीते से, तो फिर वो खोजते रहता है। और वो वाला जो सीन है जहाँ पे कब्र के पास बैठ के रोते रहता है तारा सिंह, कोई मूवी में मरा नहीं था, वो एक सीन था जहाँ पे प्रे करते रहता है भगवान से कि मेरा बच्चा मेरे को मिल जाए। बहुत परेशान होता है, लोग उसको बहुत। फिर एक आता है हैंडपंप वाला सीन, तो इस बार तो पब्लिक पागल हो जाती है कि हैंडपंप फिर उखड़ेगा। खैर वो हैंडपंप उखाड़ने जा ही रहा था कि सभी लोग भाग जाते हैं, लाहौर वाले तो भाग जाते हैं पीछे, तो हैंडपंप नहीं उखड़ता इस बार उखड़ता है बिजली का पोल। क्योंकि अगले ही सीन में आगे जब कहानी बढ़ती तो तारा सिंह अपने बच्चे से मिल जाता है, उर्जा काले काबा का सैड वर्जन होता है, तो वो मिल जाता है उससे और रोते रोते दोनों भागते रहते। तो जब भागते हैं और सिमरत के फैमिली वाले भी आते हैं कि लो आप इसे ले जाओ आप, तो तभी हामिद इकबाल हेलीकॉप्टर में आ जाता है। अब क्लाइमेक्स की तरफ हम लोग जा रहे हैं, तो हामिद इकबाल हेलीकॉप्टर में आ जाता है और बोलता है कि आप इसको नहीं ले जा सकते, नहीं तो मैं जान से मार दूंगा। यही होता है। इसके बाद फिर जान से मारने का पूरा तैयारी होता है, सबको बांध देता है रस्सी से, और फिर वही बोलता है कि हिंदुस्तान मुर्दाबाद बोलो। तो इस बार उसका बेटा बोलता है हिंदुस्तान जिंदाबाद, फाड़ के अपना पूरा सनी देओल पूरा ऐसे रस्सी फाड़ के पूरा बिजली का पोल निकाल के गाड़ देता है, तो उसको हिंदुस्तान की ताकत का अंदाजा हो जाता है। फिर लड़ाई का एक सीन होता है और ये लोग भागते हैं और पीछे से पूरी पाक आर्मी दौड़ाती है, लेकिन भागते भागते ये आ जाते हैं इंडिया में। और इसी बीच बम तो सब खूब, ये तो एक पिक्चर का पार्ट है, बम फूटेगा, फाइटिंग सीन हुआ, उसके लिए तो आप मूवी ज़रूर देखिए, क्योंकि इसने ऑलरेडी अभी 200 करोड़ का बिजनेस कर लिया है 4 ही दिन में। अभी तो कितने रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। तो फिर वो चला जाता है और फिर तब तक से गौरव चोपड़ा आ जाता है मेजर, और फिर वही वो रख देता है दोनों को धर्म की किताबों को, बोलो इनमें से एक चुनो, एक भगवत गीता एक तरफ कुरान है। तो हामिद इकबाल बोलता है मैं भगवत गीता चुनता हूँ सिर्फ कि अपना जान बचाने, तो एक झापड़ मारता है उसको, बोलता है कि तुम सभी धर्मों का आदर नहीं कर सकते हो। और जो लोग पाक मीडिया वाले ये कह रहे थे कि गलत मूवी मिली, दोस्तों मूवी गलत नहीं मिली है, इसमें सभी का सम्मान किया गया है, तो ये बोलना बेकार है। पहले आप मूवी देखिए। और फिर खैर वो हामिद इकबाल बदमाश रहता है, उसको माफ भी कर देता है, तारा सिंह नहीं मारता है, जाने दे देता है, लेकिन जैसे मुड़ता है उसको मारने लगता है तो आर्मी वाले उसको मार देते हैं। और खैर फिर मूवी खत्म हो जाती है, इन लोगों को लेके आ जाते हैं इंडिया और सब गले मिल जाते हैं। अब मेरा रिव्यू इस मूवी में ये है कि अनिल शर्मा जी ने बहुत स्मार्ट प्ले किया है, इसमें कैरेक्टर्स कम इन्वॉल्व किए, इसमें कैरेक्टर्स और हो सकते थे, और मूवी को बहुत फास्ट निकाल दिया है। गदर 2 गदर 1 जैसी लेजेंडरी तो नहीं है, लेकिन डेफिनेटली 100 में से 70 नंबर मिलेंगे, क्योंकि एक बहुत ही मास वाली पिक्चर है और देशभक्त वाली पिक्चर है, तो देशभक्ति पिक्चर चलेगी। इसमें थोड़ा इन टर्म्स ऑफ स्क्रिप्ट में और थोड़ा सा काम हो सकता था, जिसको कि उन्होंने कहा 22 साल लग गए, तो ऐसा कोई इसमें सेंस नहीं कि 22 साल लगना ज़रूरी था। उनको अपने बेटे को लॉन्च करना था, जो उन्होंने लॉन्च कर दिया, जो कि मेन रीज़न होगा, और बहुत अच्छा लॉन्च किया है, कोई बुरा नहीं है, बहुत ज़बरदस्त उत्कर्ष शर्मा लग रहे हैं, और सनी देओल ने तो हिला दिया। तो दोस्तों आप भी ये पिक्चर देखिए और ज़रूर देखिए, अच्छी देशभक्ति पिक्चर है, सबके साथ जाइए, पिक्चर वही चलेगी जो अपने पूरे परिवार के साथ जाके देखे, इसीलिए गदर 2 चली। जो भी पिक्चर परिवार के साथ देखने लायक है वो पिक्चर जरूर चलेगी और बहुत रिकॉर्ड्स तोड़ेगी। तो दोस्तों तब तक के लिए नमस्ते। आप चाहिए अपनी फैमिली के साथ पिक्चर देखिए और एंजॉय करिए। तब तक की जय हिंद, जय भारत, घर मचा देंगे।